गणतंत्र दिवस पर बड़े शान से हम तिरंगा फहरा रहे हैं, तो इस तिरंगे में उन शहीदों के बलिदान का रंग भी दमक रहा है। उन्हें याद करते हुए हम हिंदुस्तान के पहले युद्ध की ओर चलते हैं, जिसके रक्त रंजित इतिहास के सुनहरे पन्ने में मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम दर्ज है। 24 साल के मेजर शर्मा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर था और बहुत जिद के बाद उन्हें युद्ध में आने की इजाजत मिली थी। दुश्मन ने जो ही कंपनी को अकेला देखा, उन पर मोर्टार और मशीन गनों से हमला बोल दिया। सैनिकों ने पहले हमले का तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर दुश्मन की संख्या 700 से ज्यादा थी और हिंदुस्तानी सैनिक महज 100 के करीब। मेजर शर्मा ने मदद का संदेश भेजा, पर हमला बेहद अचानक और तेज हुआ था। दुश्मन बस हमसे 50 कदम की दूरी पर है। आई रिपीट, बस 50 कदम की दूरी, वो हमसे कहीं ज्यादा है। ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ओवर। घबराइए नहीं, एयरफोर्स के विमान रवाना किए जा रहे हैं। एक बटालियन भी रास्ते में है। ओवर एंड आउट। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन और श्रीनगर के बीच बस उनकी टुकड़ी ही थी। किसी भी कीमत पर उन्हें वहीं रोकना होगा। अपने टूटे हुए हाथ की वजह से मेजर शर्मा बंदूक तो नहीं चला सकते थे, पर सैनिकों की मशीन गन में मैगजीन लोड करते रहे। चारों ओर से आ रही गोलियों से बेपरवाह वो हर सैनिक के पास जा जाकर लड़ते रहने के लिए उत्साह बढ़ा रहे थे। एक ऐसी ही कोशिश के दौरान दुश्मन की ओर से फेंका गया एक मोर्टार उनके नजदीक पड़े गोलियों के ढेर पर जा गिरा। मेजर सोमनाथ शहीद हो गए, पर उनकी बहादुरी उनके सैनिकों को लड़ते रहने के लिए प्रेरित कर गई। सोमनाथ शर्मा ने हेडक्वार्टर में खबर भेजी कि यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। वहाँ से उन्हें ये आदेश मिला कि तुरंत वापस लौट आओ, दुश्मन बहुत ज्यादा है और उनसे मुकाबला कर पाना तुम्हारे लिए अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन सोमनाथ शर्मा ने कहा कि अगर मैं लौट आया तो उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। मदद पहुंचने से पहले ही लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुश्मन के 200 सैनिक ढेर हो गए और उसने श्रीनगर की तरफ बढ़ने का इरादा छोड़ दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी ने भारत को इतना वक्त दे दिया था कि श्रीनगर पहुंचने के रास्तों को सील किया जा सके। कश्मीर की पहली लड़ाई करीब 1.5 साल तक चली थी। दुश्मन को अलग अलग इलाकों से खदेड़ने में वक्त लग रहा था, लेकिन हौसले की कमी नहीं थी। हौसले का ऐसा ही एक नाम था, नायक जदुनाथ सिंह। युद्ध के मोर्चे पर हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने 6 फरवरी को नौशेरा पर जवाबी हमला बोल दिया। दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस लड़ाई को 47-48 के युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई कहा गया। हमला बड़ा था, पर वहां तैनात टुकड़ी की बहादुरी भी कम नहीं थी। उस एक पिकेट में 27 सैनिक थे, जिनमें अब बस एक बचा था, जदुनाथ सिंह, और वो भी घायल थे। उनकी जांघ में गोली लगी थी और दुश्मन 15 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था। तब ट्रेंच से बाहर निकलकर उन्होंने दनादन गोलियां बरसानी शुरू की। दुश्मन चौंक के पीछे हट गया। तब तक एक और बटालियन वहां पहुंच गई और दुश्मन को खदेड़ दिया। जब बाद में नायक
जदुनाथ सिंह का शव मिला तो उन्हें गोलियों के 8 जख्म थे और वो भी सारे सीने पर। युद्ध में सैनिकों की सहायता के लिए तैनात कर्मी भी कम वीर नहीं। भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दुश्मन ने कई जगह रोड ब्लॉक्स लगाए हुए थे। सर पर कफन बांधे 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी के इंजीनियर ऐसी ही एक बाधा हटा रहे थे जब दुश्मन के बम की मार प्लाटून के बीचों बीच पड़ी। सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघुवा राणे बुरी तरह घायल हो गए, फिर भी वहां से हटने से इनकार कर दिया। अकेले दम पर दुश्मन की मशीन गन की गोलियां झेलते हुए चीड़ के 5 पेड़ सड़क से हटाए और तब भारतीय फौज आगे बढ़ी। इस सब के बीच दक्षिण टीटवाल में एक अहम पहाड़ी दुश्मन के कब्जे में थी। पाकिस्तान बार बार वहां से हमले करता। इस पहाड़ी पर कब्जे का जिम्मा 6 राजपूताना राइफल्स को दिया गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अपनी टुकड़ी को लेकर इस मुश्किल मिशन पर निकल पड़े थे। 17 जुलाई 1948 टीटवाल। पाकिस्तान के बंकर पूरे रास्ते में पीछे पड़े थे। आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता मशीन गन के दायरे से बाहर नहीं था, यानी दुश्मन तक पहुंचने के लिए सीने पर गोली झेलने को तैयार रहना था। पीरू सिंह की अगुवाई में कंपनी ने चढ़ाई तो शुरू की, लेकिन एक एक कर सैनिक पाकिस्तानी गोलियों का शिकार होने लगे। सिर्फ 1 मीटर चौड़ा एक पाथ था जिस पर जा सकते थे। हिल साइड थी और ऊंचाई पर 2 मीडियम मशीन गन लगी हुई थी। और मीडियम मशीन गन इन्फेंट्री के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है। यूं ही वो चलने लगे, दुश्मन ने अपना फायर खोला। कंपनी में 51 लोग शहीद हो गए। वो तकरीबन आधी नफरी होती है कंपनी की। लेकिन पीरू सिंह जो अगले सेक्शन के साथ था, वो अपने जो भी बचे थे उनके साथ लीड करता रहा। गोलियों से बेखौफ कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को बढ़ता देख दुश्मन ने उन पर ग्रेनेड बरसाया। छर्रे उन्हें जख्मी कर गए, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेन गन दुश्मनों पर खाली कर डाली और फिर अपनी संगीन से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पहला बंकर खाली करने के बाद उन्होंने देखा कि अपनी टुकड़ी में वो अब अकेले ही बचे थे। कुछ साथी शहीद हो गए थे, कुछ जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बगैर भय के, बगैर हिचकिचाहट के आगे बढ़े। उस वक़्त एक और ग्रेनेड गिरा, उनको चोट लगी, उनके सिर में चोट लगी, तो पूरा खून उनकी आंखों में और मुंह पर बह रहा था, जिससे उनको दिखाई देने में भी समस्या हुई होगी। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे जब तक उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया। राजा रामचंद्र की लेकिन वो रुके नहीं। साहस और गुस्से से भरे वो अगले बंकर की ओर बढ़े और संगीन से बंदूकधारियों को मार गिराए। फिर बाहर निकलकर तीसरे बंकर की ओर ग्रेनेड फेंका और दुश्मन को मारने आगे बढ़े। तभी एक गोली सीधे उनके माथे पर लगी और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शहीद हो गए। ठीक 30 सेकंड बाद तीसरे बंकर में धमाका हुआ और उसमें से भी दुश्मन का सफाया हो गया। उनकी कंपनी जो डेल्टा कंपनी थी, उसने इस फीचर को कैप्चर किया। उनको इस शहादत के बाद मरणोपरांत परमवीर चक्र, जो कि
अपनी सेना में नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे। हमारे रेजिमेंट का पहला परमवीर चक्कर कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मिला। टीठवाल पर तिरंगा लहराता रहा, लेकिन टीठवाल की टीस कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान बार बार अलग अलग इलाकों से वहां दाखिल होने की कोशिश करता रहा। उस साल 13 अक्टूबर को ईद थी। उस पाक तारीख का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे के लिए करना चाहता था, लेकिन एक परमवीर चट्टान बनकर रास्ते में खड़ा हो गया। तेरह अक्टूबर 1948, रीछमार गली, टीठवाल। टीठवाल सेक्टर में दाखिल होने के लिए दक्षिण की ओर रीछमार गली थी, जहां 1 के जवान तैनात थे। दुश्मन का हमला अचानक हुआ था। वो बेतहाशा गोलीबारी और बमबारी कर रहा था। मोर्चे पर हिंदुस्तान का एक एक बंकर टूट गया। सैनिक घायल थे, यहां तक कि मदद मांगने की गुंजाइश भी नहीं बची थी। तब लांस नायक करम सिंह ने सामने से आती गोलियों से बेपरवाह हर बंकर में जाने की ठान ली। वो बंकरों की तरफ बढ़ गए। अपने साथियों की जो मदद कर सकते थे उन्होंने की, और फिर लड़ते रहने के लिए उनका जोश बढ़ाया। आखिरी हमले तक पाकिस्तानी फ्रंट लाइन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तब लांस नायक करम सिंह ने सोचा कि अब अंतिम दांव खेलना ही होगा। वो ट्रेंच से बाहर कूद पड़े और अपनी बैनेट से चुन चुन कर दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। लांस नायक करम सिंह की इस बहादुरी से बचे खुचे पाकिस्तानी घबराकर भाग खड़े हुए। टीठवाल कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं गया, हालांकि वो बार बार कोशिश करता ही रहा। 47-48 की लड़ाई में हिंदुस्तान के ऐसे ही सपूतों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान कभी कश्मीर की कसक छोड़ नहीं पाया। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको हम 1962 की लड़ाई दिखाएंगे, जब चीन जैसे विरोधी के सामने भी चट्टान की तरह डटे भारत के परमवीर। 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। चाहे सैन्य क्षमता की बात हो या हथियारों की बात हो, भारत का चीन से मुकाबला नहीं था। लेकिन बात तब बदलती थी, बाजी तब पलटती थी जब बात बहादुरी की होती थी। 20 अक्टूबर पैंगोंग सो लेक, सुबह 6 बजे। चुशूल की तरफ बढ़ते चीनियों को रोकने के लिए पहला सुरक्षा घेरा पैंगोंग लेक के उत्तर में था, जहां 1/8 गुरखा राइफल्स के 2 पोस्ट थे। पहले पोस्ट की कमान मेजर धन सिंह थापा के हाथों में थी। चीनियों ने पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले ताबड़तोड़ बमबारी की। 2.5 घंटे की बमबारी में पोस्ट का संपर्क कट गया। इसके बाद कई सौ की तादाद में चीनी पोस्ट की ओर बढ़े, पर गुरखाओं ने पहले हमले को बेकार कर दिया। उनका शौर्य जो गाथा जो है ये प्रसिद्ध है। वो बैटल में उन्होंने जो शौर्यता दिखाई थी, तभी तो लोगों ने उनका इतना सम्मान किया है। ये द ग्रेट मैन, द ग्रेट वॉरियर। हम तो उसको भगवान की तरह पूछते हैं। ही इज आवर रोल, हमारा रोल मॉडल है वो। फिर तो दुश्मन ने दोबारा और जबरदस्त गोलीबारी की, और फिर 2 गुनी तादाद में आगे बढ़ा। गुरखाओं ने इस हमले को भी नाकाम कर दिया। नेफा के इलाके में दुश्मन हावी होता जा रहा था। भारत में रणनीति उस वक्त राजनीतिक बैठकों में बना करती थी, और इस लचर रणनीति का फायदा पूरी तरीके से दुश्मन उठाता था। ऐसा ही एक मुकाबला हुआ तवांग में।
यहाँ तोंग पेंगला में रिच पर तैनात थी 1 सिख। प्लाटून की कमान संभाले थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। 20 तारीख से ही चीनी सैनिक वहां जुटना शुरू हो चुके थे और 23 तारीख की सुबह 5:30 बजे उन्होंने प्लाटून पर निशाना साध लिया। दुश्मन लहर की तरह आगे बढ़ता। पहला दस्ता 200 सैनिकों का था। सूबेदार सिंह के केवल 20 सैनिकों ने दंदनाती गोलियों से उन्हें पीछे धकेल दिया। दुश्मन के कई सैनिक मारे गए, पर वो दोबारा उतनी ही तादाद में फिर आगे बढ़ा। अब तक प्लाटून के आधे सैनिक शहीद हो चुके थे। उनकी अगुवाई में सैनिकों ने एक बार फिर चीनियों को पीछे धकेला। चंद मिनटों में तीसरी बार दुश्मन फिर उतनी ही संख्या में आगे बढ़ा। इस बार गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। तब सूबेदार सिंह और उनके बचे हुए साथियों ने बैनेट से दुश्मन पर हमला बोला। आखिर में दुश्मन की ज्यादा संख्या और बेहतर हथियार के सामने वो टिक नहीं पाए, पर इस एक तरफा मुकाबले में भी वो नेफा इलाके में भारत को चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था, पर लद्दाख में तस्वीर बिल्कुल उलट थी। वहां मेजर शैतान सिंह रिजांगला के भगवान बनकर चीनियों को खदेड़ रहे थे। 18 नवंबर 1962 रेजांगला 3 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी यह चोटी समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी। इतनी ऊंचाई पर 2 कदम चलने में ही सांस फूलने लगे। उस पर उस दिन -30 डिग्री की ठंड थी। रात के सन्नाटे में चीन अपनी फौज इलाके तक गुपचुप पहुंचा रहा था। अंधेरे का फायदा उठाकर जब चीनी सैनिक रेजांगला की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, तब रात को 2 बजे वहां तैनात 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के कुछ जवानों ने उन्हें देख लिया और इस टुकड़ी की कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों में। दुश्मन मुश्किल से 700-800 मीटर की दूरी पर था। चंद मिनटों में हर सैनिक अपनी पोजीशन ले चुका था और दुश्मन पर बंदूक ताने आदेश का इंतजार कर रहा था। सुबह 5 बजे जैसे ही बढ़ती रोशनी में विजिबिलिटी बेहतर हुई, हिंदुस्तानी सैनिकों ने चीन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और कुछ ही देर में हर तरफ बस दुश्मन की लाशें बिछी पड़ी थी। चीन की पहली लाइन भारत ने मार गिराई थी, पर वो दोबारा बढ़े। चीन भी हिल गए कि साहब कैसी पलटन से पाला पड़ा है, और उन्होंने वहां उनके खून से बेनेट के साथ एक कागज पे लिखा कि दिस इज ब्रेव हेयर, दीज आर ब्रेव मैन, ये बहुत बहादुर आदमी हैं। दुश्मन जब आपको ट्रिब्यूट दे तो आप मान लीजिए कि वाकई ही आपकी जो सैनिक हैं जो वहां बहुत हिम्मत से लड़े। इस औचक आक्रमण के नाकाम होने के बाद चीन ने अपनी रणनीति बदल दी। सैनिक फिर संगठित हुए और अब गुरुंग हिल, स्पांगुर गैप, मगर हिल और रेजांगला पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। ये बमबारी रेजांगला पर कुछ ज्यादा ही सख्त थी। जोधपुर के राजपूत मेजर शैतान सिंह ने कभी पीठ दिखाना नहीं सीखा था। सामने से दुश्मन की गोलियां मौत बनकर बरस रही थी, लेकिन मेजर शैतान सिंह उन गोलियों के बीच से हर बंकर में जाकर जितने भी सैनिक बचे हुए थे उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, लड़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ऐसे में एक गोली उनके हाथ में आ लगी। मेजर शैतान सिंह के साथी उन्हें वहां से निकल जाने के लिए विनती करते रहे, लेकिन वो वहीं डटे रहे अपने जवानों के साथ, खून के आखिरी कतरे तक मोर्चे पर तैनात। ये बड़े एक साहस की और बाकी सब सारी दुनिया के लिए अचंभे की बात है। सैनिकों के शव
मोर्चों पर वैसे ही मिले जैसे कि लड़ाई में उन्होंने आखिरी समय में अपनी सांस ली होगी। कुछ कंकाल ऐसे मिले जिनके हाथ में ग्रेनेड था। इससे अच्छी मृत्यु और कहाँ जब वीर योद्धा होम हो गए, अपने पूर्वजों की चिता भस्म और देव मंदिरों की रक्षा। कश्मीर में हार की शर्मिंदगी पाकिस्तान भूल नहीं पाया था। वो मौके की तलाश में था और उसने फिर जुर्रत की, लेकिन हर बार हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के जांबाजों ने उसे चूर चूर कर दिया। 1965 की लड़ाई में ऐसे ही परमवीर अब्दुल हमीद की दास्तां अब हम आपको सुनाते हैं। सितंबर 1965 सुबह 8 बजे खेमकरन सेक्टर। चीमा गांव से पहले भीकी विंड रोड पर पाकिस्तानी टैंकों ने हमला बोल दिया। 1 घंटे के अंदर वो भारत की अग्रिम पंक्ति भेद चुके थे। यहां 4 ग्रेनेडियर्स तैनात थे। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद एक दिन पहले भी दुश्मन के 3 टैंक नष्ट कर चुके थे, लेकिन लड़ाई में अब पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद हालात की नजाकत को समझ रहे थे। जीप पर फिट रिकॉइललेस बंदूक के साथ वो आगे बढ़े। सामने से होती फायरिंग से बहुत समझदारी से बचते हुए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने एक के बाद एक 2 टैंकों को आग के गोले में तब्दील कर दिया। अब तक दुश्मन उन्हें देख चुका था और उनकी जीप पर निशाना लगाना शुरू कर दिया था। क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद वो अपनी एंटी टैंक गन्स के साथ उन्होंने कई पाकिस्तानी टैंकों का वहां पे सफाया किया और 4 टैंक तो उन्होंने ध्वस्त किए और जब 5वें टैंक को वो मारने जा रहे थे तो वो वहां पे शहीद हुए और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। दुश्मन के इलाके में घुसकर वार करना बहुत मुश्किल होता है। खेमकरन में तो शहीद अब्दुल हमीद जैसे जाबाजों की बदौलत हिंदुस्तान ने बाजी पलट दी, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने का सवाल था, लाहौर और सियालकोट सेक्टर में भारतीय जवान जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। 11 सितंबर 1965 फिलौरा, पाकिस्तान। कलोई फिलौरा एक्सेस पर 17 हॉर्स आगे बढ़ रहे थे। इसकी कमान थी लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशर तारापुर के हाथों में। फिलौरा पर कब्जे के मुख्य आक्रमण की जिम्मेदारी इस टुकड़ी के पास थी। दुश्मन को चौंकाने के लिए ये पीछे के रास्ते से बढ़ रहे थे जब खुद इन पर ही हमला हो गया। भारी गोलाबारी में कर्नल तारापुर घायल हो गए, लेकिन वहां से हटने से इनकार कर दिया। उनकी रेजिमेंट भी डटकर लड़ी। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने 50 से अधिक टैंक गंवा दिए। 14 सितंबर को भोर की पहली किरण के साथ ही चाविंडा की लड़ाई शुरू हो गई। दिन भर घमासान चलता रहा पर बेनतीजा। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपनी रेजिमेंट के साथ वजीर अली पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब तक कर्नल तारापुर के टैंक पर कई आघात हो चुके थे। वो खुद भी घायल थे। तभी एक गोला सीधा आकर उनके टैंक पर लगा। कर्नल तारापुर शहीद हो गए। ऐसे ही शूरवीरों की बदौलत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपनी भूमि से खदेड़ भगाया था। चलिए अगले परमवीर से मुलाकात करने के लिए हम 6 साल आगे चलते हैं। 1971, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। इस वीर की कहानी सुनने भर से नसों में बिजली कौंध जाती है।
आखिरी पड़ाव पर एक 2 मंजिला इमारत से हिंदुस्तानी जवानों पर गोलियां बरस रही थीं। एक्का ने पहले एक ग्रेनेड उसमें फेंका। जब गोलियां फिर भी बंद नहीं हुई तो वो दीवार फांदकर भीतर पहुंचे और अपनी संगीन से अंदर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक को मार डाला। पूर्व में अगर लांस नायक एल्बर्ट एक्का की शहादत दुश्मनों में खौफ भर रही थी, तो पश्चिम में आगे बढ़ रहा था 22 साल का एक परम वीर। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, पूना हॉर्स, परम वीर चक्र मरणोपरांत। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के जांबाज हैं। अब हम आपको फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किस्सा सुनाते हैं। एयरफोर्स के वो इकलौते वीर हैं जिन्हें बहादुरी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर की हवाई पट्टी पर पाकिस्तान के सैबर जेट विमानों ने हमला बोल दिया। क्योंकि भारतीय विमान उस वक्त जमीन पर थे, पहली कोशिश थी उड़ान भरना ताकि नुकसान कम से कम हो। विमान एक एक कर उड़ान भर रहे थे। जब तक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की बारी आई, आसमान में दुश्मन के 6 विमान थे और लगातार रनवे पर बमबारी कर रहे थे। सेखों के पास वहां से निकल जाने का विकल्प मौजूद था। इसके बावजूद उन्होंने टेक ऑफ किया और जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई हासिल कर दुश्मन पर बरस पड़े। तो निर्मलजीत सेखों ने सैबर जेट्स को धराशायी किया और इस हवाई युद्ध में अंततः वो भी उनकी एक गोलाबारी का शिकार हुआ और वीर गति को प्राप्त हुआ। 71 का जंग खत्म हो चुका था। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन पश्चिम में कुछ मोर्चों पर अभी भी लड़ाई जारी थी और यहाँ पर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे परमवीर होशियार सिंह। 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह को बसंतर नदी पर बने ब्रिज पर कब्जा करने का आदेश था। सामने दुश्मन बड़ी तादाद में थे। लगातार गोलीबारी चल रही थी। रात में अपनी कंपनी लेकर बासंतर नदी के बीच में एक टापू है, वहां जाकर चुपचाप ये लोग बैठ गए। इन्होंने देखा थोड़ी देर में और बहुत से आदमी आ गए। रात का अंधेरा, कोई किसी को पहचान नहीं सकता। सिर्फ ये उन्होंने एक दूसरे से पूछा, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट? कहाँ? ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट? हाँ। रात भर बैठे रहे। सुबह जैसे ही पौ फटी तो हमारे सैनिकों ने देखा, अरे ये जो रात भर हमारे साथ बैठे थे ये तो पाकिस्तानी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के हैं। फिर क्या? और उस समय गुत्थम गुत्था की लड़ाई, पेट में संगीन भोंकना। आखिरकार 17 दिसंबर को जब ये लड़ाई खत्म हुई तो उस इलाके पर भारत का अधिकार था और पाकिस्तान के 85 सैनिक